Assalamu alaikum students, welcome to the Forward Public School e-learning classes. I am your physics teacher Faika Fazal. Today we will discuss the chapter number 4, turning effect of forces, and this is the part 6 of chapter number 4. G students, now open the page number 116 of your book and the topic is the equilibrium. आज हम सीखेंगे कि equilibrium क्या होता है. इसको उर्दू में तवाज़न बोला जाता है बच्चों. और अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है. अभी तक तो हम लोग फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे. यहाँ पे भी हम लोग फोर्सेस को ही डिस्कस करेंगे और टार्क को डिस्कस करेंगे. लेकिन हम लोग देखेंगे सम टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हमने ये देखा कि हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एक बॉडी के पास मल्टीपल मोशन होती है एट अ टाइम. उसके पास रोटेटरी भी है, उसके पास वाइब्रेटरी भी है, उसके पास ट्रांसलेटरी भी है और मल्टीपल उसके पास एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल फोर्सेस जो है वो एक्ट हो रही हैं. तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कि तमाम जो फोर्सेस हैं उस बॉडी के ऊपर वो हम लोग जो उसका रिजल्टेंट निकालें, नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो हो. ऐसी सिचुएशन देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ. ये दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को कहेंगे, किसी भी बॉडी की उस कंडीशन को कहेंगे जब उस पे जो है तमाम फोर्सेस जो हैं, तमाम फोर्सेस वो ज़ीरो हो जाए. उनकी जो नेट फोर्स जब हम कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो आए. मींस मैंने आपको कहा ना कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो बॉडी है उस पर मल्टीपल जो है वो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं. ठीक है, जैसे इसमें देखिए फिगर 4.15 में देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं. इन तमाम फोर्सेस को हमने जो है वो हेड टू टेल रूल के थ्रू जो है वो ज्वाइन किया हुआ है. ठीक है, तो अब अगर हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं और अगर रिजल्टेंट जो है नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है. और इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो है वो सिर्फ एक कंडीशन को ओबे नहीं करना बल्कि इसकी दो कंडीशन होंगी. अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है तो उसके लिए उसको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा. एक कंडीशन तो ये है कि उस पर जो तमाम नेट फोर्सेस हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए. ठीक है, तमाम नेट फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही हैं, जो उस पर देखिए मैंने आपको कहा ना कि सम टाइम फोर्स जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन क्रिएट कर रही है, सम टाइम वो रोटेशन क्रिएट कर रही है. ठीक है, सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास कि जो बॉडी है उसमें दोनों मोशन हो रही होती हैं. ठीक है, या दो से ज़्यादा मोशन हो रही होती हैं. तो अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं तो हम वो कैसे चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे दो कंडीशंस के थ्रू. सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है, होपफुली ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी. सबसे पहली कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो. ये मैंने आपको बताया कि अगर जो है वो आपके पास बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो ज़ीरो हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे कर लिया. ठीक है, जाहिर सी नेट फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे हम लिखेंगे एफ नेट. इसके ऊपर एरो हेड ज़रूर डालेंगे क्योंकि फोर्स इज़ द वेक्टर क्वांटिटी और इसमें जो है जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हमने नाम दे दिया. जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू एन. एन मीन्स कि जो भी लास्ट नंबर है ये 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, एनी नंबर जो है 20 30 कितनी जो है फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं. ठीक है, इन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए. इस तमाम स्टेटमेंट को जो है ये जो एफ नेट इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एन अप टू Fn इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको अगर हम लोग समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, समराइज फॉर्म में ये इस तरह से होगा. एफ नेट इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास है ये सिग्मा का साइन है, इसको सिग्मा का साइन बोला जाता है और इसका मतलब होता है समेशन. ये लोग आप जो है आगे जाके मैथ्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सीरीज़ में जो है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब होता है सम अप करना. तमाम फोर्सेस का सम अप जो है जब हम लोग करेंगे
तो वो आना चाहिए ज़ीरो। सम अप जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, समेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, समेशन स्टार्ट होगा 1 से, I इज इक्वल टू 1। ये नंबर्स को शो कर रहा है कि ये नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी हैं, 1 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जाएंगी, n तक। एनी नंबर 20 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये I जो है वो n तक चला, शुरू 1 से हुआ और n तक चलेगा। और ये फोर्सेस जो हैं ये किसको शो कर रही हैं, आई क्या है, एक्चुअली ये फोर्सेस हैं और इनका जो नेट है वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपने उसके ऊपर इक्विलिब्रियम को, बॉडी का इक्विलिब्रियम चेक करना है तो उसके लिए उसका फर्स्ट कंडीशन को और सेकंड कंडीशन को दोनों को ओबे करना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन में ये है कि फोर्सेस जो हैं उन सब को आप सम अप कर लें और उन सब का सम अप जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा रीड कर दूँगी। We know that forces tend to cause either translational or rotational motion depending on the direction and position of the force applied with respect to the center of mass. Now we turn our attention to the specific effect of the application of force, static equilibrium. To achieve true static equilibrium, two conditions must be met. First, to avoid the translational moving from place to place, and the net force directed through the center of the mass of the object must be zero. Second, to avoid the rotation, the net torque on the object must always be zero. The study of objects in equilibrium is called statics. Equilibrium is defined as the state of body in which, under the action of several forces acting together, there is no change in translational motion as well as rotational motion is called equilibrium. Equilibrium वो कंडीशन होगी जब बॉडी के अंदर ना तो ट्रांसलेशनल मोशन में कोई चेंज आए और ना रोटेशनल मोशन में कोई चेंज आए, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी वो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगी। अब पेज 17 पे आ जाएं। ये हमने जो है फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट कंडीशन के लिए जो है उसमें क्या था कि तमाम नेट फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन का, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन का उबेक होना ज़रूरी है। एक तो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर ली कि तमाम नेट फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हों। दूसरी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, when the vector sum of all the torque acting on the body is zero, then the second condition of equilibrium is satisfied. मीन्स कि जितने भी टार्क उस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, टार्क मीन्स के रोटेशन, अगर उस बॉडी के अंदर जितनी भी रोटेशन क्रिएट हो रही है उन तमाम का टार्क अगर ज़ीरो है तो इट्स मीन कि इसने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई कर लिया। अगर इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो तब वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। दोनों में से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करती बॉडी तो फिर वो हम ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में है। दोनों कंडीशन का जो है वो सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन ये है कि तमाम जो टार्क हैं उनका सम अप ज़ीरो होना चाहिए। टार्क को हम लोग टी से टाउ के साइन से शो करते हैं, T1 T2 T3 एंड अप टू Tn। उसी तरीके से इन तमाम टार्क को अगर हम सम अप करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो आना चाहिए। इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन की फॉर्म में हम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जिस तरीके से जो है वो हमने फोर्सेस को लिखा कि T नेट जो है इज़ इक्वल टू समेशन का ये साइन है और T इज़ द टार्क कहाँ से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट होगा। यानी कि ये जो टार्क है ये 1 से स्टार्ट हुआ और चलेगा कब तक, n तक। एनी नंबर 20 30 40 कोई भी हो सकता है। और मतलब जितने भी टार्क उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं उन सब को प्लस करने से, उन सब का रिजल्टेंट क्रिएट करने से हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो टार्क भी होना चाहिए, नेट ज़ीरो टार्क जो है, टार्क भी नेट ज़ीरो होना चाहिए, फोर्स भी नेट ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसने फर्स्ट कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर लिया। तब हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इक्विलिब्रियम को ओबे कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। होपफुली आपको ये इक्विलिब्रियम जो है ये समझ आ गया होगा। उसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, कि ये क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। व्हाट इज़ दिस?
For an object, second condition of equilibrium can also be stated as the principle of movement. जो second condition है, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कह सकते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये भी बन सकती है. फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट टेकन अबाउट द पाइवट must be equal to the sum of anti-clockwise movement taken about the same pivot. इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल जो है पाइवट पॉइंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ से जो है जो होता फिक्स्ड है, लेकिन उसके गिर्द रोटेशन होती है, उसके अराउंड जो रोटेशन होती है उसको हम लोग पाइवट पॉइंट बोलते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं. यहाँ पे इन्होंने जो है पाइवट पॉइंट को जिक्र किया है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो है इस फिगर को देखें, ये जो फिगर इन्होंने दी हुई है, ये हमारे पास वेज है, ये हमारे पास जो है रॉड है, ठीक है. अब यहाँ पे जो है इन्होंने जो है इस रॉड को जो है वेज पे जो है वो बैलेंस किया हुआ है. इन्होंने इसके एक साइड पे जो है वो वेट जो है वो हैंग किया, जो कि है 3 न्यूटन, ठीक है. 3 न्यूटन जो है ये इसका वेट है. और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास जो है वो दूसरा वेट है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 न्यूटन है, ठीक है. अब इन्होंने जो है ये कहा है कि अगर वेज के इस तरफ का टार्क इस तरफ के टार्क के इक्वल हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है. ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है. क्लियर हो गया? यहाँ पे हम लोगों ने इन्होंने जो है ये वेट जो है ये 3 न्यूटन हो गया. डिस्टेंस जो है जो इसका वेज से जो है डिस्टेंस है वो है 0.2 मीटर. यहाँ पे जो वेट है वो ये है हमारे पास 1 न्यूटन और डिस्टेंस है हमारे पास 0.6 मीटर. अच्छा जी, हमने टार्क को कैसे कैलकुलेट करना है? आपको अगर याद हो तो टार्क का जो फार्मूला था वो क्या था? T = F × D. F × D. यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि जो फोर्स है, जो वेट है वो भी एक फोर्स है. वेट इज़ आल्सो अ फोर्स. तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि W को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे. W इज़ एक्चुअली द फोर्स. W मल्टीप्लाई विद D. सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास जो है ये टार्क आ जाएगा. टार्क इज़ इक्वल टू 0.6. अब एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हमने जो है वो कैलकुलेट करना है टार्क, तो हम उसमें सिंपल इस वेट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ, हमारे पास ये आ जाएगा. आप देख रहे हैं कि दोनों जो टार्क हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और साइन इसके साथ हमने माइनस इसलिए लगाया है. अगर आपको याद हो हमने पिछले डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज टार्क को हम लोग जो है वो नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे. तो इसलिए इसकी डायरेक्शन चूँकि क्लॉकवाइज है तो इसलिए इसके साथ माइनस लिख दिया. और मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, तो इनको जब हम सम अप करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो सम आएगा टार्क का वो 0 ही आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है. तो प्लस माइनस इज इक्वल कैंसल आउट ईच अदर. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा टार्क का वो 0 आएगा. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इस तरीके से जो है हमने जो है ये सेकेंड कंडीशन ऑफ टार्क को जो है वो समझा कि किस तरीके से जो है ये कैलकुलेट करना है आपने. अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 118 पे आ जाएं. वहाँ पे आप देख रहे हैं एक और इन्होंने फिगर जो है यहाँ पे इन्होंने जो है ये रिजल्टेंट टार्क जो है वो कैलकुलेट करके बता दिया है. रिजल्टेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? T1 और T2 को जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है. तो ऐड करने से हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल एंड 0, वी गॉट 0, ठीक है. तो इसका मतलब है कि इसने जो है सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली. तो इस मीन्स कि वो जो सिस्टम है दैट इज़ इन द इक्विलिब्रियम. एक और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को जो है वो समझ सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट मींस कि हम लोग टार्क को की कंडीशंस को किस तरह से वो करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. यहाँ पे भी वही फिगर है जिसमें वेज है, वेज के ऊपर एक रॉड रखा हुआ है. रॉड के ऊपर जो है इन्होंने डिफरेंट जो है वो 3 वेट्स हैंग किए हैं. यहाँ पे इन्होंने इस तरह से किया है कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है उस पे इन्होंने 20 न्यूटन हैंग किया है. वेट कितना है? 20 न्यूटन. और यहाँ पे इन्होंने जो है ये 20 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, एक है 20 न्यूटन, दूसरा है 5 न्यूटन. इसका जो डिस्टेंस है ये लेफ़्ट साइड वाले का वेज से वो है हमारे पास 2 मीटर. और ये जो सेकेंड वन है जो हमारे पास राइट हैंड का जो है वो जो फिनोमिना है
वहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, और ये वाला जो है यहाँ से इसका जो है थर्ड वन का जो वेज से जो डिस्टेंस है, थर्ड वन का वेज से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 मीटर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो टार्क को कैलकुलेट करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो है वो टार्क को कैलकुलेट करना है। अगर इन दोनों का क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो ज़ीरो आ गया तो इट्स मीन कि ये इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल तरीके से टार्क का जो फार्मूला था वो F इंटू डी था। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में कि वेट इज आल्सो अ फोर्स। हमने क्या किया, W को मल्टीप्लाई कर दिया D के साथ, सिंपल वी गॉट द 40 न्यूटन मीटर। इसी तरीके से जो है यहाँ पे भी जो है हम लोग टार्क को कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से? वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस के साथ, वी गॉट -20। ये माइनस बेटे इसलिए है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पास क्लॉकवाइज जो टार्क होता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो दोनों के साथ जो है हमने जस्ट वेट को मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस के साथ, आपके पास टार्क आ जाएगा। ये भी -20, ये भी -20, तो दोनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -40 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों को सम अप करेंगे तो आ जाएगा -40 न्यूटन मीटर। आपने जो है क्या करना है, रिजल्टेंट जो आपने टार्क को कैलकुलेट करना है किस तरीके से करेंगे, T1 + T2 + T3। ठीक है ना, तीनों टार्क को आप प्लस कर दें, तीनों टार्क को आप प्लस कर दें, या इस तरीके से कर लें कि आप जो है T1 + T2 कर दें, T1 + T2, इसको एज अ होल जो है वो आप T2 कंसीडर कर लें, या इस तरीके से कर लें। आपके पास रिजल्टेंट जो है वो 0 न्यूटन मीटर आएगा। इट्स मीन कि ये जो पूरा जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें जो नेट टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो 0 है। ठीक है, ये जो इन्होंने कॉन्सेप्चुअल टेस्ट दिया है इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें कि विच फोर्स ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड विल प्रोड्यूस लार्जर टार्क। इसमें आपने ये बताना है कि कौन सी फोर्स जो है वो लार्जर टार्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये आप ज़रूर करें ताकि आपको समझ आए कि आपको ये टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम का समझ आया है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को जो है वो हमने पहले जो है वो डिस्कस कर लिया, होपफुली वो आपको समझ आ गया होगा। इक्विलिब्रियम में हमने ये डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम अगर हमने ये देखना है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए उसने 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। एक ये है कि उसके ऊपर तमाम नेट फोर्सेस जो हैं वो 0 होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि उसके ऊपर नेट टार्क जो है वो भी 0 होना चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो कब होगा, अगर कोई बॉडी, अगर इसके लिए जो है स्टूडेंट्स आपको जो है वो थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने ये डिस्कस किया था कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि अगर कोई बॉडी पे, किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है कि या तो वो बॉडी रेस्ट में है या वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट की कंडीशन में तमाम जो है नेट फोर्सेस जो हैं वो 0 होते हैं, और चूंकि वो रेस्ट में है कोई उसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क तो तब प्रोड्यूस होता है ना जब मोशन होगी, तो मोशन ही नहीं है, वो तो रेस्ट में है, तो तब हमारे पास जो टार्क हैं वो नेट टार्क जो है वो 0 होगा रेस्ट की कंडीशन में। ऐसा इक्विलिब्रियम होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। When a body is at rest under the action of several forces acting together and several torques acting, the body is said to be in static equilibrium. इस तरह के इक्विलिब्रियम को जब बॉडी रेस्ट में होगा, रेस्ट में होती है, तो उस वक्त आपके पास तमाम नेट फोर्सेस भी 0 होते हैं और आपके पास नेट टार्क भी 0 होते हैं। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो रेस्ट की हालत में होगा। कोई भी बॉडी, चाहे वो टेबल पे आपने बुक रखी हुई है, चाहे आप खुद जो है वो चेयर पे बैठे हुए हैं रेस्ट की कंडीशन में, इधर आप रेस्ट की कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है हम इसको बोलते हैं जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है उस कंडीशन में भी तमाम नेट फोर्सेस जो हैं वो 0 होते हैं। ये भी हम जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो इसके 2 ही मतलब होते हैं
या तो वो बॉडी रेस्ट में है या वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर रेस्ट में है वो बॉडी तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इस कंडीशन में भी तमाम नेट फोर्सेस ज़ीरो हो जाती हैं और जो टार्क प्रोड्यूस होता है नेट टार्क वो ज़ीरो होता है। इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में इन्होंने जो है वो हमारे लिए जो है दो एग्जांपल दी हैं। एक इन्होंने जो है वो सीडी डिस्क की दी है जो कि यूनिफॉर्मली जो है वो रोटेट करती जाती है। जब हम इसको जो है वो अपने सिस्टम में इंसर्ट करते हैं तो ये यूनिफॉर्मली जो है इसमें जो है इसकी जो मोशन होती है ये यूनिफॉर्म होती है। तो ये इसमें जो नेट फोर्सेस हैं ये भी ज़ीरो होंगे और जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ज़ीरो होगा। तो इस क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इस तरह की जो कंडीशन है, इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी हमारे पास एग्जांपल है कि जो कोई पर्सन जो है जो पैराट्रूपर है जो जंप करता है आसमान से और वो फिर यूनिफॉर्मली जो है वो ज़मीन की तरफ आता है। वो चूंकि यूनिफॉर्मली जो है वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, मूव कर रहा है, इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है ये इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स हैं वो समझ आ गई होंगी। थैंक यू। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, and we will discuss next topic in the next video. Thank you. Allah Hafiz.